हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज हमारी मनोविज्ञान की यह वीडियो है, मॉक टेस्ट है हमारा ये। इसमें करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सभी टेट परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है वह है, यानी कि जिस बालक की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच में होती है वह कैसी बुद्धि रखता है, उसकी बुद्धि कैसी होती है। सामान्य बुद्धि वाला बालक होता है, प्रखर बुद्धि वाला होता है, उत्कृष्ट या फिर प्रतिभाशाली। तो दोस्तों जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि हमारी 90 से 110 के बीच में होती है वह हमारा होता है सामान्य बुद्धि वाला बालक। इसके अलावा जो प्रतिभाशाली बालक होता है उसकी बुद्धि लब्धि वह हमारा होता है 140 से ऊपर, यानी कि जिस बच्चे की जो बुद्धि लब्धि है वह हमारी 140 से ऊपर या 130 से ऊपर है तो वह हमारा प्रतिभाशाली बालक होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू किया गया है। इनके आपको बताना है कि जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम है कितने वर्ष के बालक के लिए लागू किया गया है। 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए, उसके बाद 7 से 13 वर्ष के बालक के लिए, 5 से 11 वर्ष या फिर 6 से 12 वर्ष तक। तो जो हमारा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम है यह हमारा 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बालकों के लिए लागू किया गया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है। मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि या फिर सांख्यिकी विधि। तो एक बच्चे के वृद्धि एवं विकास की सर्वाधिक जो अच्छी विधि मानी जाती है वह हमारी विकासीय विधि होती है, जिसके अंतर्गत बच्चे की जो वृद्धि और विकास होता है उसका अध्ययन अच्छे से किया जाता है। फिर उसके बाद आता है, गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है। इनके जो गार्डनर है उन्होंने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि जो गार्डनर है उन्होंने कितनी बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, तो आपको बताना है कि 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया है। ठीक है ना, और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा नहीं है। तो जो स्थान संबंधी बुद्धि है ये भी गार्डनर ने बताया है, ठीक है ना, अंतर्वैयक्तिक भी और भाषात्मक भी। लेकिन जो भावात्मक बुद्धि है यह हमारी गार्डनर ने नहीं निर्धारित की है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है, वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी होगी। आपको बुद्धि लब्धि निकालनी है। सबसे पहले देखते हैं कि जो बुद्धि लब्धि निकालने का जो सूत्र है सबसे पहले वो हमारा स्टर्न ने दिया था, और स्टर्न ने हमारा क्या दिया था, मानसिक आयु, इनके IQ बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, और इंटू नहीं था उसमें, केवल यही था IQ बराबर इनके बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, ये हमारा स्टर्न ने दिया था। फिर उसके बाद इंटू 100 इसमें जब जोड़ा था तो यह हमारा टर्मन ने जोड़ा था। तो अब जो हमारा IQ बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100 है ये हमारा टर्मन ने दिया है। इसके अलावा मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु यहाँ तक का जो सूत्र है हमारा यह दिया था स्टर्न ने। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं कि सूत्र पता लग गया, IQ बराबर बटे मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, ये हमारा सूत्र है। तो मानसिक आयु हमारी कितनी है, 5 वर्ष है। ठीक है ना, मानसिक आयु दोस्तों हमारी कितनी है, इसमें 5 वर्ष है। ठीक है ना, और वास्तविक आयु हमारी कितनी है, 4 वर्ष है। फिर उसके बाद इंटू क्या करना, हमको 100 करना। ठीक है ना, फिर उसके बाद 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, फिर उसके बाद 25 पंजे कितने होते हैं दोस्तों, 25 पंजे होते हैं हमारे 112। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है, 125, सॉरी 112 नहीं 125। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा था। जो मनोविज्ञान है वह हमारा शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है दोस्तों, यह हमारा कहा था स्किनर ने। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगता है। 3 वर्ष में, 4 वर्ष में, 5 वर्ष में या फिर 6 वर्ष में। तो दोस्तों हिंदी जो अक्षर होते हैं उनकी पहचान बालक हमारी करने लगता है 5 वर्ष की आयु में। जो हिंदी अक्षर होते हैं उनकी पहचान हमारी बालक करने लगता है 5 वर्ष की आयु में। इसके अलावा 2 से 4 वर्ष की आयु में जो बालक का शब्दकोश होता है वह हमारा 300 शब्दों का हो जाता है। ठीक है, 2 से 4 वर्ष की आयु में जो उसका शब्दकोश होता है वह हमारा 300 शब्द हो जाता है। ठीक है ना, उसके बाद 5 वर्ष की आयु में हिंदी अक्षरों को पहचानने लगता है। फिर उसके बाद आता है एलेक्सिया। एलेक्सिया सबसे पहले जान लेते हैं कि ये हमारा एक विकार होता है, इनके हमारी अधिगम अक्षमता होती है। ठीक है ना, एलेक्सिया क्या है, पढ़ने की क्षमता, लिखने की या फिर सीखने की या फिर सुनने की। तो दोस्तों जो हमारे एलेक्सिया होता है, ठीक है ना, इसको हम डिसलेक्सिया भी बोलते हैं एलेक्सिया को, ये लिखने में थोड़ा सा गलत हो गया।
एलेक्सिया या फिर डिसलेक्सिया, ये हमारी होती हैं दोस्तों ये हमारी होती हैं पठन संबंधी अक्षमता, ठीक है ना, पढ़ने की अक्षमता होती है। इसके अलावा एक होती है हमारी लिखने की अक्षमता हमारी दोस्तों कौन सी होती है? लिखने की अक्षमता को बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? डिस्ग्राफिया बोलते हैं, या फिर जो है ना अप्रैक्सिया बोलते हैं, फिर डिस्प्रैक्सिया बोलते हैं। इन तीनों को हम लिखने की अक्षमता बोलते हैं, ठीक है ना। और जो एलेक्सिया होता है, डिसलेक्सिया होता है, ये हमारी पठन संबंधित होती है, जिसमें बालक तुतलाता है, पढ़ नहीं पाता सही प्रकार से। और जो लिखने की जो समस्या होती है, लिखने का जो विकार होता है, वह हमारा डिस्ग्राफिया होता है, डिसलेक्सिया या फिर डिस्ग्राफिया डिस्प्रैक्सिया होता है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, जीन पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि मानी जाती है? इनके जीन पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक जो अवस्था है उसकी अवधि कितनी होती है? 0 से 2 वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष, या फिर 7 से 11 वर्ष तक, या फिर 11 से 15 वर्ष तक। सबसे पहले जान लेते हैं औपचारिक को दोस्तों हम कहते हैं अमूर्त अवस्था भी, जिसकी जो अवधि होती है वह हमारी 11 से 15 वर्ष के बीच में होती है, ठीक है ना। फिर उसके बाद देखते हैं जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाएं बताई हैं। जीन पियाजे ने हमारी बताई हैं 4 अवस्थाएं। सबसे पहली अवस्था हमारी कौन सी होती है दोस्तों? सबसे पहले आती है हमारी संवेदी गामक, ठीक है ना। सबसे पहले हमारी आती है दोस्तों संवेदी गामक, ठीक है ना, जिसकी जो अवधि होती है हमारी वह 0 से 2 वर्ष तक होती है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आती है हमारी पूर्व संक्रियात्मक, ठीक है ना। कौन सी आती है? पूर्व संक्रियात्मक, जिसकी अवधि होती है हमारी 2 से 7 वर्ष तक। फिर उसके बाद हमारी आती है इधर मूर्त संक्रियात्मक, इसकी अवधि कितनी होती है हमारी? 7 से 11 होती है। फिर उसके बाद अमूर्त या फिर औपचारिक, ये हमारी होती है 11 से 15 के बीच में, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? इनके गर्भ में जो बालक होता है उसको विकसित होने में, उसका विकास होने में कितना समय लगता है? 150 दिन, 280 दिन, 390 या फिर 460? सबसे पहले हम जो है ना 9 महीने की अगर बात करें और 30 से हम इसको मल्टीप्लाई करें, 9 तिया 27, 270 दिन, तो 270 तो इसमें नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि एक जो बालक होता है उसको जो जन्म होता है वह 9 महीने के बाद होता है, ठीक है ना। तो 9 तिया 27 यानी कि 270, तो 270 तो इसमें नहीं है, तो 270 से ऊपर हमारा क्या है? 280 है। तो इसका सही आंसर दोस्तों हमारा क्या है? 280 दिन में बालक का विकास हो जाता है, उसके बाद जन्म होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया है? पेस्टोलॉजी, वॉटसन, या फिर स्टैनले हॉल, या फिर जेम्स सल्ली? तो जो हमारे 3 वर्षीय पुत्र का जो अध्ययन किया था वह हमारा पेस्टोलॉजी ने किया था दोस्तों, ठीक है ना। फिर उसके बाद वॉटसन हमारे जाने जाते हैं व्यवहारवाद के जनक कौन जाने जाते हैं हमारे? वॉटसन जाने जाते हैं। और जो स्टैनले हॉल है, इन्होंने एक परिभाषा दी थी कि जो किशोरावस्था है वह तनाव तूफान की अवस्था है। यह किसने कहा था? स्टैनले हॉल ने। और जो वॉटसन है वह हमारे व्यवहारवाद के जनक माने जाते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हमारा बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर होता है, पैर से सिर की ओर होता है, दोनों ओर, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों बालक का जो विकास होता है वह हमारा सिर से पैर की ओर होता है। इनके जब गर्भ में भी जब बालक का विकास होता है तो सबसे पहले सिर का विकास होता है, उसके बाद धड़ का, फिर और अन्य अंगों का होता है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के संबंध में गलत कथन कौन सा है? विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है विकास, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, दिशा सिर से पैर की ओर होता है, या फिर वर्तुलाकार गति में होता है? तो विकास के संबंध में आपको बताना है कौन सा गलत है। सार्वभौमिक प्रक्रिया है, बिल्कुल सार्वभौमिक प्रक्रिया। दिशा सिर से पैर की ओर होता है, बिल्कुल होता है। वर्तुलाकार है, बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद जो विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है विकास, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ना हमारा गर्भकाल की अवस्था नहीं है। इनके गर्भकाल की अवस्था आपको बताना कौन सी नहीं है? शैशवावस्था, डिंब, बीजकरण, या फिर भ्रूणावस्था? तो गर्भाधान की जो काल की अवस्था नहीं है वह हमारी शैशवावस्था नहीं है, क्योंकि जो शैशवावस्था है वह हमारी जब बालक का जन्म होता है उसके बाद की अवस्था होती है। इसके अलावा गर्भाधान की अवस्था हमारी डिंब, बीजाकरण और भ्रूणावस्था तीनों है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। ये बहुत आसान है, थोड़ा सा अगर आप लॉजिक लगाएं, ट्रिक के माध्यम से करें तो इजीली हो जाएगा। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है मन तथा शरीर का विकास, शरीर तथा हड्डियों का विकास, शरीर तथा हृदय का विकास, आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। तो मन और भौतिक की बात हो रही है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा ए है। मानव जीवन की जो मनोभौतिक एकता कहलाती है वह हमारी मन तथा शरीर का विकास कहलाती है।
फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है, ये मैंने अभी आपको 1 मिनट पहले ही बताया है, ठीक है ना। गर्भ में सबसे पहले किसका निर्माण होता है, पैर का, सिर का, धड़ का या फिर सभी का। तो सबसे पहले गर्भ में हमारा सिर का विकास होता है, उसके बाद धड़ का, फिर उसके बाद और अन्य अंगों का होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं, आपको बताना है 206, 230, 270 या फिर 320। तो दोस्तों जन्म के समय शिशु में जो हड्डियों की संख्या होती है वह हमारी 270 होती है। कितनी होती है जन्म के समय दोस्तों, हमारी कितनी होती है, 270 होती है। फिर उसके बाद बाल्यावस्था में ये हमारी जो है ना हो जाती हैं 320 या फिर 320 से 350 की रेंज में हो जाती हैं बाल्यावस्था में, ठीक है ना। फिर उसके बाद किशोरावस्था में ये सीमित हो जाती हैं 206 किशोरावस्था में हो जाती हैं। किशोरावस्था में कितनी हो जाती हैं दोस्तों, हमारी ये 206 हो जाती हैं हमारी ये किशोरावस्था में, ठीक है ना। और फिर उसके बाद बाल्यावस्था में हमारी कितनी हो जाती हैं, 320 से हमारी 350 के बीच में हो जाती हैं, ठीक है ना। और जन्म के समय कितनी होती है हमारी 270 होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है 6 माह में, 8 माह में, 9 माह में या फिर 3 माह में। आपने देखा होगा कि बालक के जन्म के बाद जब वह 2-3 महीने का होता है तो वह अपनी माँ को पहचानने लगता है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है दोस्तों, 3 माह में बालक अपनी माँ को पहचानने लगता है। फिर उसके बाद 3 माह के बाद धीरे धीरे वह उसके आसपास के जो लोग होते हैं उनको भी पहचानने लगता है 6 माह के बाद। फिर उसके बाद बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है, इनके जो उसका मस्तिष्क होता है उसका भार, उसका वजन कितना होता है जन्म के समय बताना है आपको। 300 ग्राम होता है, 350, 400 ग्राम या फिर 450। तो जब बालक का जन्म होता है तो दोस्तों उसके जो मस्तिष्क होता है उसका जो भार होता है हमारा जन्म के समय होता है दोस्तों हमारा 350। फिर उसके बाद जो है ना किशोरावस्था से प्रौढ़ावस्था के बीच में हमारा हो जाता है 1400 ग्राम। फिर उसके बाद आता है, कल्पना जगत में विचरण होता है शैशवावस्था, किशोरावस्था या फिर बाल्यावस्था या फिर शैशवावस्था या फिर किशोरावस्था। तो जो कल्पना करता है बालक वह हमारा शैशवावस्था में भी करता है और किशोरावस्था में भी करता है। इस प्रकार इन दोनों को ही जो है ना कल्पना जगत का काल कहा जाता है। फिर आता है, बालक मुख्य रंगों की पहचान कब करने लगता है, 5 वर्ष में, 2 वर्ष में, 3 वर्ष में या फिर 4 वर्ष में। तो मैंने आपको बताया था कि जो हिंदी अक्षर होते हैं उनकी पहचान वह 5 वर्ष में करता है। अपनी माँ को पहचानने लगता है वह 3 महीने में करने लगता है। 2 से 4 वर्ष के बीच में उसका जो शब्दकोश है वह हमारा हो जाता है 300 शब्दों का। और जो रंगों की पहचान होती है जैसे कि लाल हो गया, काला हो गया, ठीक है ना, पीला हो गया, इस तरह के जो मुख्य रंग होते हैं हमारे लाल, काला, पीला, नीला, इनकी पहचान भी वह 5 वर्ष में करने लगता है। फिर उसके बाद आता है, छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना। यह कार्य किस अवस्था में किया जाता है। सबसे पहले जन्म से लेकर 5 या 6 वर्ष की जो अवस्था होती है वह हमारी शैशवावस्था होती है। 6 से ऊपर 11-12 तक हमारी बाल्यावस्था होती है। 12 से 18 के बीच में हमारी होती है दोस्तों किशोरावस्था, ठीक है। तो वह छोटे वाक्यों को बोलने लगता है। 3 महीनों की जो साइकिल होती, 3 पहियों की जो साइकिल होती है वह चलाना लगता है। तो यह हमारा शैशवावस्था में ही वह छोटी साइकिल चलाने लगता है, छोटी छोटी बातें बोलने लगता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है, निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होता है। इनके सबसे पहले वह जन्म के बाद किसकी ओर आकर्षित होता है। तो सबसे पहले जब उसका जन्म होता है तो वह प्रकाश की ओर आकर्षित होता है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, बालक की जिज्ञासा को शांत किया जाना चाहिए, दमन किया जाना चाहिए उसकी जिज्ञासा को, शांत, उत्तेजित या फिर सक्रिय। तो जब बालक जिज्ञासा उत्पन्न करे तो उसकी जिज्ञासा को हमें शांत करना चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी। 1930 में, 1887 में, 1879 में या फिर 1590 में। तो दोस्तों भारत में बाल विकास की जो शुरुआत है वह हमारी हुई थी 1930 में और स्टैनले हॉल के द्वारा हुई थी 1930 में भारत में, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह कौन क्या है। इनके किशोरावस्था में वह कौन सा प्रभाव है जो बालक पर नहीं पड़ता है। रुचियाँ, तो रुचि बिल्कुल सही बात है, रुचि का प्रभाव पड़ता है, आवश्यकता का भी और अभिवृत्ति का भी, लेकिन जो असुरक्षा है इसका प्रभाव बालक पर नहीं। अब क्वेश्चन है हमारे पास, किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से कौन सी है। परंपराओं को धारण करने की अवस्था,
आधारहीन आत्मचेतनावस्था, आधारयुक्त आत्मचेतनावस्था या फिर शव केंद्रित। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा है आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारे पास विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। यह किसने कहा था? तो दोस्तों यह कथन हमारा है, किसका है बताइए जल्दी फटाफट। यह हमारा कथन है दोस्तों हरलोक का। ठीक है ना, हरलोक ने कहा था कि विकास व्यक्ति में जो नवीन विशेषताएं और योग्यताएं हैं उनको प्रस्फुटित करता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है किशोर अवस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। यह कथन किसका है? जॉन एंड सिम्पसन का है, गैसल का है, स्टैनले हॉल का है या फिर गिल फ्रे का है। ठीक है ना, तो दोस्तों यह कथन हमारा है स्टैनले हॉल का। और स्टैनले हॉल ने एक और परिभाषा दी थी कि जो किशोर अवस्था है वह तनाव तूफान की अवस्था है। यह भी हमारा स्टैनले हॉल ने कहा था। फिर लास्ट क्वेश्चन हमारा आता है किशोर अवस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा हमारी दी थी दोस्तों जीन पियाजे ने। ठीक है ना, जीन पियाजे ने हमारी यह परिभाषा दी थी। और जीन पियाजे जाने जाते हैं अवस्थाओं के लिए, 4 अवस्थाएं दी थी। पहली अवस्था संवेदी गामक, जिसकी जो आयु है वह हमारी 0 से 2 वर्ष तक है। फिर दूसरी पूर्व संक्रियात्मक जो 2 से 7 वर्ष तक है। फिर आती है हमारी मूर्त संक्रियात्मक, जिसकी अवस्था 7 से 11 वर्ष के बीच में है। फिर हमारी लास्ट आती है अमूर्त या फिर औपचारिक, जिसकी अवस्था हमारी 11 से ऊपर होती है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। थैंक यू।